Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. Today's video we are going to cover the previous year questions of your organic chemistry unit organosulfur compounds. बच्चों जो लास्ट वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी उसके अंदर हमने हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का सेकंड पार्ट डिस्कस किया था जो कि आपके सिलेबस का यूनिट सेकंड है। उसी सेकंड यूनिट में एक और पोर्शन भी है ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स, उसके सारे क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में कवर अप कर लेंगे। अगर किसी ने हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो टॉपिक कवर अप करके उन दोनों यूनिट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। एंड इस वाली वीडियो में कंटिन्यू करें, वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको वीडियो लगे कि आपके लिए यूज़फुल रहा है, आपको अच्छा लगे तो लाइक करो और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ थायोईथर्स। सो बच्चों जो आपको ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स यूनिट है ना, उसमें बेसिकली 5 आपको टर्म्स इंट्रोड्यूस की गई हैं। थायोल्स को डिस्कस किया गया है, थायोईथर्स को डिस्कस किया गया है, सल्फोनिक एसिड्स, सल्फोनामाइड्स एंड सल्फा गुआनिडीन। सो जो आपके क्वेश्चंस भी होंगे इसके इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका थायोईथर से रिलेटेड है, तो उसने क्या पूछा है इसमें, थायोईथर्स की प्रिपरेशन बताओ। तो अगर हम बात करें हमारे सिलेबस में थायोईथर्स की काफ़ी सारी प्रिपरेशन है, बहुत सारे मेथड्स है जिनको यूज़ करके हम थायोईथर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। थायोईथर्स होते क्या हैं, बेसिकली आर डैश यूनिट होते हैं, इनकी 2 एल्काइल ग्रुप्स बेसिकली एस लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थायोईथर। जैसे नॉर्मल ईथर क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन के थ्रू आर ग्रुप्स जुड़ते हैं, और यहाँ पे सल्फर के थ्रू जब जुड़ रहे हैं तो उसको हम थायोईथर बोलेंगे। अब इसको प्रिपेयर करने के अलग मेथड्स क्या हैं, या तो हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें सोडियम या पोटेशियम मरकैप्टाइड के साथ, या फिर एल्काइल हैलाइड्स को ही पोटेशियम एल्काइल सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएं, या फिर इनको ईथर से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, थायोल से प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे उसने पर्टिकुलरली 2 मेथड दिया है, तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट मेथड जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम ईथर्स। सो ईथर्स जो हमारे होते हैं, फॉर एग्जांपल C2H5 और C2H5 मैंने एक ईथर लिया, ठीक है। आप कौन सा ईथर बता सकते हो, डाईइथाइल ईथर। इसको हमने लिया, उसको अगर हम हीट कर रहे हैं फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड यानी कि P2S5 के साथ, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, थायोईथर्स। यानी कि यहाँ पे C2H5 C2H5 ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड भी फॉर्म होगा। तो ईथर लिया हमने इनिशियली और उससे क्या बना लिया, थायो उससे हमने क्या प्रिपेयर कर लिया बच्चों, थायोईथर। ओके, सेकेंड मेथड देखते हैं, फ्रॉम थायोल्स। सो थायोल्स हमें पता ही है कौन सा ग्रुप होता है, RSH ग्रुप होता है। जैसे हमारे अल्कोहल ROH होते हैं, उसी में जब ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है RSH, उसको हम थायोईथर बोलते हैं, थायोल्स बोलते हैं। सो थायोल से कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, हम एक अपना थायोल चूज करेंगे। जैसे इस रिएक्शन में हमने इथेन थायोल लिया यानी कि C2H5SH। उसका जब हम रिएक्शन करा रहे हैं विद अ मिक्सचर ऑफ Al2O3 एंड ZNS और उसको हीट करते हैं अप टू 575 केल्विन, तो ये रिएक्ट करके फाइनली बनाता है डाई इथाइल थायोईथर यानी कि C2H5S C2H5 प्लस H2S। सो ये आपकी 2 प्रिपरेशन हो गई जो मैंने यहाँ पे कवर अप किया। आप इन 5 में से कोई भी मेंशन कर सकते हो जो आपको इजीली याद हो जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ थायो अल्कोहल्स। अब थायो अल्कोहल्स अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, RSH कंपाउंड होता है। अल्कोहल में जब ऑक्सीजन होता है उसी में अगर हम सल्फर को पुट कर दे, उसी में रिप्लेस कर दे ऑक्सीजन को, तो हमारे पास क्या बन जाता है, थायोल, या फिर इसको हम थायो अल्कोहल भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब उसने क्या पूछा, पर्टिकुलरली इसकी केमिकल रिएक्शन पूछी, यानी कि अगर हम इसको अलग अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या फॉर्मेशन हो सकते हैं, क्या क्या रिएक्शन होगा। तो जैसे इसकी भी काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। उनमें से उसने कुछ इंपॉर्टेंट पूछी है, तो आप इसमें 3 मार्क्स में ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, तो कोई भी आप 3 को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे फर्स्ट रिएक्शन हो गया रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, देन इसके एसिडिक नेचर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, देन रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स एंड मेटालिक सॉल्ट्स, देन फॉर्मेशन ऑफ थायोएस्टर्स, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स, रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड ऑक्सीडेशन एंड डीसल्फाइजेशन। टोटल 8 रिएक्शंस है, इसमें से कोई भी आप 3 मेंशन कर सकते हो।
फर्स्ट रिएक्शन जो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। सो हमें पता ही है एक्टिव मेटल्स हम किनको बोलते हैं, जो हमारे जनरली अल्कली मेटल्स होते हैं उनको हम एक्टिव मेटल्स में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे सोडियम के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। अब थायोल्स जब सोडियम यानी कि एक एक्टिव मेटल Na के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, वही हमें इसमें देखना है। सो हमने इनिशियली लिया C2H5SH इथेन थायोल, उसका रिएक्शन कराया सोडियम के साथ एंड रिएक्शन के बाद आप देख सकते हो क्या बना, C2H5SNA यानी कि सोडियम सॉल्ट बन गया मेरकप्टाइड का, और साथ में क्या बना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। सो इसी के साथ आपका ये रिएक्शन विद एक्टिव मेटल कंप्लीट होता है। सेकेंड रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ थायोएस्टर्स। ये कैसे बनेंगे भाई, हम सबसे पहले एक थायोल लेंगे, उसका रिएक्शन या तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करा दें या एसिड क्लोराइड के साथ करा दें या एसिड एनहाइड्राइड के साथ करा दें। इन तीनों के साथ ही मिलकर थायोल्स क्या बना लेते हैं, थायोएस्टर्स। इसमें पर्टिकुलरली हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एग्जाम्पल देखेंगे। सो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया CH3COOH, उसका रिएक्शन हमने कराया थायोल यानी कि C2H5SH के साथ, और रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिला, फाइनली प्रोडक्ट में एसिडिक मीडियम में जब हमने रिएक्शन कराया हमें मिल गया CH3COS2H5+H2। बेसिकली ये जो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ में OH था वो रिमूव हो गया, और C2H5SH में जो H था वो एलिमिनेट हो गया वाटर की फॉर्म में H2 मॉलिक्यूल, और इनके बीच में बॉन्ड बन गया कार्बन और सल्फर के बीच में। तो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O S C2H5, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इथाइल थायोएसीटेट। नेक्स्ट रिएक्शन आप देख सकते हो, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स में पता है RX ग्रुप होते हैं। सो जब हम थायोल को एल्काइल हैलाइड के साथ हीट करते हैं तो थायोल्स के सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और उसी से हम क्या बना लेते हैं, सोडियम सॉल्ट्स को यूज करके फर्दर थायो ईथर्स। सो यहाँ पे हमने इनिशियली क्या लिया, एल्काइल हैलाइड BrC2H5, उसको हीट किया सोडियम सॉल्ट यानी कि C2H5SNA के साथ। तो इनमें कैसे रिएक्शन होगा, जो Na है वो और जो C2H5 में Br हेलोजन है वो निकल जाएगा NaBr की फॉर्म में, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H5S C2H5 यानी कि डाई इथाइल थायोईथर। एक और इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो थायोल्स होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, अल्कोहल्स जबकि फिर भी इतने अच्छे से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते, उनसे भी अच्छी तरीके से थायोल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एंड ऑक्सीडाइज होने के बाद अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम थायोल ले रहे हैं C2H5SH, उसमें अगर हम कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड कर रहे हैं H2O2, तो ये थायोल H2O2 के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, डाई एल्काइल सल्फाइड। क्योंकि हमने पर्टिकुलरली C2H5 ग्रुप लिया है तो ये क्या बन जाएगा, डाई इथाइल सल्फाइड यानी कि C2H5S C2H5। सो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। यहीं पे अगर हम थायोल्स का रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कर दे तो क्या होगा, जैसे अगर हम नाइट्रिक एसिड ले लें या पर आयोडिक एसिड ले लें, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो इनकी प्रेजेंस में थायोल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अप टू सल्फोनिक एसिड्स। एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हो, C2H5SH प्लस O इन द प्रेजेंस ऑफ HN3। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या बना, C2H5SO3H यानी कि इथेन सल्फोनिक एसिड। जो तो थायोल ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फोनिक एसिड में। सो ये क्या है इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी के साथ आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन सल्फर एलाइड्स। अब सल्फर एलाइड ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले इस आंसर में आप वो बताओगे, एंड देन उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या उसकी फॉर्मेशन कैसे बनता है वो सब मेंशन कर सकते हो। अब जो सल्फर एलाइड्स है ये बच्चों आपके सिलेबस में अलग से कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है जी, बट जब हम थायोईथर्स पढ़ते हैं तो उसकी केमिकल रिएक्शन में है, यानी कि थायोईथर्स को यूज करके हम सल्फर एलाइड को प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर ये टर्म आता है। तो सबसे पहले देखते हैं सल्फर एलाइड होता क्या है। सल्फर एलाइड में बेसिकली क्या होता है, इस एक न्यूट्रल डाईपोलर मॉलिक्यूल होता है। न्यूट्रल क्योंकि इक्वल चार्जेस होते हैं बट स्टिल पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, और सल्फर एलाइड के अंदर एक कार्बन आयन और जो हमारा हीट्रो एटम सल्फर होता है उसके ऊपर फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एटम के बीच में बॉन्ड होता है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो हमारा कार्बन है दैट इज कार्बन आयन, और जो हमारा हीट्रो एटम है सल्फर उसके ऊपर जब प्लस चार्ज होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो सल्फर एलाइड में प्रेजेंट होता है।
दोनों ही मॉलिक्यूल्स में हम ये भी देखेंगे जो दोनों एटम्स से सल्फर हो या कार्बन हो, दोनों की ऑक्टेट भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ऑल्दो चार्ज है स्टिल ऑक्टेट इज कंप्लीट। सो ये एक इलाइड का एग्जांपल है, इसको हम 1,2 डाइपोलर कंपाउंड भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें सल्फर इलाइड को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, सो बेसिकली जो हमारे सल्फोनियम सॉल्ट होते हैं उनका हम बेस के साथ रिएक्शन करा के उसका डीप्रोटोनेशन करके सल्फर इलाइड को जनरेट कर सकते हैं। यही यहाँ पे रिएक्शन में होता भी है। सो हम इसका प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम डाई इथाइल थायोईथर। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाई इथाइल थायोईथर का रिएक्शन कराएंगे एक एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना लेगा, एक सॉल्ट C2H52SCH3 प्लस I माइनस, यानी कि जो ये डाई इथाइल थायोईथर वाला ग्रुप था इस पे प्लस चार्ज आ गया और आयोडीन के ऊपर माइनस, तो क्या बन गया, डाई इथाइल मिथाइल सल्फोनियम आयोडाइड। इसी डाई इथाइल मिथाइल सल्फोनियम आयोडाइड यानी कि सल्फोनियम सॉल्ट का जब हम रिएक्शन कराते हैं एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ, तो रिएक्शन के बाद यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा, ऑब्वियसली जो CH3 ग्रुप है वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो उसके रिमूवल के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसी को हम सल्फर इलाइड बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बन गया, C2H5S डबल बॉन्ड CH2, और इसी का दूसरा फॉर्म आप देख ही सकते हो, डबल बॉन्ड है सल्फर पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो इसी को हम सल्फर इलाइड बोल सकते हैं। सो आप इसका पहले डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है एक एग्जांपल देके, और उसके बाद इसके कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग ईथर्स थायोईथर्स, तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस आंसर में। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, why carboxylic acids are weaker acids than sulfonic acids। so basically यहाँ पे दो एसिड्स का हमने कंपैरिजन किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और जैसे मैंने आपको बताया था इस यूनिट में हम सल्फोनिक एसिड्स भी स्टडी कर रहे हैं, तो उनके बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया गया है। तो हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे एसिड्स होते हैं वैसे तो, बट सल्फोनिक एसिड्स के कंपैरिजन में वीकर एसिड्स होते हैं। तो ये हम कैसे समझेंगे, इनकी एसिडिटी का रीजन समझ के और उनके स्ट्रक्चर्स को समझ के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सल्फोनिक एसिड की, तो सल्फोनिक एसिड में जो सल्फोनेट एनायन होता है वो प्रेजेंट होता है। कैसे बनता है, जो सल्फोनिक एसिड होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर इसी ग्रुप की वजह से होता है, जो सल्फोनिल ग्रुप होता है RSO2 माइनस। जब हमारे सल्फोनिक एसिड में से हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है तो RSO2 माइनस ग्रुप बनता है। ये हाइड्रोजन इजिली रिमूव क्यों हो पाता है, क्योंकि आप देख भी सकते हो RSO2 माइनस ग्रुप में दो हाईली स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है जो आराम से हाइड्रोजन को रिलीज होने देता है। सो उसी की वजह से जो RSO2 माइनस आयन ये बना, ये फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसमें बात करें जो हमारा सल्फोनेट एनायन होता है यानी कि RSO3 माइनस, जैसे भाई हमारा फॉर्मूला क्या था इसका, RSO2OH होता है जो हमारा सल्फोनिक एसिड होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो अब क्या बचा RSO2O माइनस। इसी यूनिट में सल्फोनेट एनायन इसको हम बोलते हैं। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप देखो तो इसमें नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पर डीलोकलाइज हो रहा है। सो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर डिस्पर्स हो रहा है तो ये इस एनायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसी का कंपैरिजन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया हमारा RCOOH, यानी कि RCO और OH ग्रुप आपस में जुड़ा हुआ है। इस OH यूनिट में से हाइड्रोजन का रिमूव हो जाता है। ठीक है, क्या बचा RCO2 माइनस। इस RCO2 माइनस में जो 2 ऑक्सीजन है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज्ड है जबकि सल्फोनेट आयन में 3 ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज्ड था। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा बन जाती है, सल्फोनेट आयन की। यही रीजन है क्योंकि हाइड्रोजन देने के बाद जो आयन बना वो ज्यादा स्टेबल है इन सल्फोनिक एसिड, तो ऑब्वियसली वो इजिली हाइड्रोजन दे रहा होगा, यानी कि वो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक। सो इसी के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सल्फोनिक एसिड ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, now question number 5. Question number 5 is write a short note on synthetic detergents. So आपको synthetic detergents के बारे में पूछा गया है। ठीक है, synthetic detergents क्या होते हैं आप इसमें डेफिनेशन बता सकते हो, अगर टाइप्स पता है उसके टाइप्स बता सकते हो, और साथ में इसका फॉर्मूला बता के एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब एक एग्जाम्पल देके। सो सबसे पहले सिंथेटिक डिटर्जेंट्स टर्म कहाँ से आई, जनरली पहले सोप्स यूज किए जाते हैं, फिर सोप्स में कुछ
इश्यूज थे, हर जगह वो अप्लाई नहीं कर पाते थे, हर जगह उसको हम एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते थे एज क्लेंजिंग एजेंट, तब जाके सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की डिस्कवरी हुई। बेसिकली जो हमारे सोप्स थे उनको हम सॉफ्ट वाटर में तो ईजिली यूज़ कर पाते थे, बट हार्ड वाटर में नहीं कर पाते थे। उसके बाद सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की डिस्कवरी हुई। ये भी क्या होते हैं कि ऐसा सिंथेटिक सब्सटेंस है जो सोप की तरह ही क्लीनिंग का काम करता है, बट इसकी खास बात क्या है, ये हार्ड वाटर में भी और सॉफ्ट वाटर में भी, दोनों में ही रिएक्शन आराम से कर पाता है और क्लिनजिंग एक्शन शो कर पाता है। नॉर्मली जो सोप्स होते हैं वो हार्ड वाटर में एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं जिसको हम कट बोलते हैं, ठीक है, वाइट कलर का स्कम टाइप प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, ठीक है, जिसके से क्लिनजिंग अच्छे से नहीं हो पाती। जबकि डिटर्जेंट्स में आपने देखा भी होगा कभी भी ऐसा कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सो ये तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते क्या है, उनके बेनिफिट। उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इनका मॉलिक्यूल होता है उसमें भी एक लार्ज नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन एंड होता है और एक स्मॉल आयनिक एंड होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है दैट इज वाटर इनसॉल्युबल या फिर उसको हम ऑयल सॉल्युबल बोल सकते हैं। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट, केटायनिक डिटर्जेंट्स एंड नॉन एनायनिक डिटर्जेंट। इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ डिटर्जेंट्स में कौन सी जो हाइड्रोकार्बन चेन है इन्वॉल्व हो रही है उसमें किस तरह के चार्जेस प्रेजेंट है उसके बेसिस पर इसको क्लासीफाई किया जाता है। इसको हमें डिटेल में मेंशन नहीं करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू इट्स एग्जाम्पल, है ना। इसके एग्जाम्पल भी आपको मेंशन करने होंगे क्योंकि अगर 2 मार्क्स में आता है तो फिर भी इनफ है, बट उससे ज़्यादा में आता है तो आपको काफ़ी एक्सप्लेन करना होगा। इसमें आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो कि भाई जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं या तो वो एल्काइल सल्फेट्स के सॉल्ट होते हैं या फिर एल्काइल बेंजील सल्फोनेट्स के सॉल्ट होते हैं। इनके आप एग्जाम्पल दे सकते हो। सोडियम एल्काइल सल्फेट का एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो इसमें CH3, CH210, CH2O, SO3- Na+, ये सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, ठीक है, एक बहुत अच्छा सिंथेटिक डिटर्जेंट का काम करता है। इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम 1,2-डेकोनॉल लेते हैं, यानी कि अल्कोहल की लॉन्ग चेन लेते हैं। उसका जब हम रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो फाइनली हमारे पास एक हाइड्रोजन सल्फेट प्रोडक्ट बनता है, जिसको फर्दर जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं तो हमें डिटर्जेंट मिल जाता है। इसी को हम सोडियम डोडेकाइल सल्फेट SDS भी बोल सकते हैं। इसी तरह से जो आपका सेकेंड टाइप है एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स, उसको भी आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपके एग्जाम्पल हो गए सिंथेटिक डिटर्जेंट्स में। तो आई थिंक ये मैटर इनफ है। बाकी इसका क्लेंजिंग एक्शन भी होता है जिसको भी आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, कि जो सोप्स और डिटर्जेंट्स है वो किस बेसिस पे क्लीन कर पाते हैं ना। इनके पास हमें पता ही है कि एक तो उसमें लार्ज नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि ऑयल सॉल्युबल होता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। और जो उसका दूसरा पार्ट होता है दैट इज आयनिक ग्रुप, ठीक है, जिसमें चार्ज प्रेजेंट होता है जिसको वाटर सॉल्युबल बोलते हैं एंड इसको हम हाइड्रोफिलिक ग्रुप के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, जो भी हमारा डर्ट होता है, डर्टी सरफेस जो भी हमारा है उस पर जो भी डर्ट इकट्ठा होता है उसके चारों तरफ एक ऑयल या ग्रीस की लेयर जनरली प्रेजेंट होती है जो नॉन पोलर होती है। जब इस डर्टी सरफेस को या डर्ट वाले जो भी हमारे क्लॉथ हो गया कोई भी मटेरियल हो गया उसको जब हम सोप या डिटर्जेंट के सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन एंड होता है वो हमें पता ही है क्या है, ऑयल सॉल्युबल है, तो वो ऑयल या ग्रीस में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो वो उसके साथ डिसॉल्व हो जाता है, जबकि जो उसका आयनिक एंड है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट हो जाता है और क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल है तो वाटर की लेयर की तरफ पॉइंटेड होता है। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक आयनिक एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाता है ऑयल और ग्रीस ड्रॉपलेट के अराउंड। सेंटर में हमारा डर्ट होता है, उसके चारों तरफ हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और उससे दूसरी तरफ एक्सटेंड होता हुआ हमारा हाइड्रोफिलिक यानी कि चार्ज पार्ट होता है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डेवलप होती है वो हेल्प करती है सरफेस से डर्ट मॉलिक्यूल्स को पुल आउट करने में, ठीक है जी। सो इसी के बेसिस पे हमारा क्लेंजिंग एक्शन होता है। अगर आपको ज़्यादा वेटेज में आया तो आप थोड़ा बहुत ये भी मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज सिर्फ उनके बारे में सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के बारे में बताना इज ऑल्सो इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर सल्फा गुआनिडीन स्टार्टिंग फ्रॉम एनिलीन। सो बच्चों इसमें आपको सल्फा गुआनिडीन की प्रिपरेशन पूछी है, थोड़ी सी आपको लगेगा कि डिफिकल्ट प्रिपरेशन है, बट अगर ध्यान से स्टेप वाइज देखोगे तो वो भी सिंपल लगेगी। सो एनिलीन से जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एनिलीन मॉलिक्यूल लेते हैं, उसका रिएक्शन हम कराते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो एनिलीन और एसिडिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करने के बाद फाइनली बनाते हैं एसिटाइनालाइड यानी कि CH3COHN C6H5 यानी कि बेंजीन से हमारा एसिटाइनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका जब हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं
क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ, यानी कि ClSO3H। तो क्लोरोसल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है एंड जो ClSO3H है उसमें से OH और जो हमारा बेंजीन है उसमें से एक हाइड्रोजन निकल के वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है एंड हमें अब जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज पैरा एसीटो अमाइडो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्लियर। अब इसका जब हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं गुआनिडीन के साथ, यानी कि NH2C डबल बॉन्ड NHNH2, तो यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, ठीक है, SO2Cl वाला Cl, और यहाँ पे जो हमारा एक NH2 ग्रुप है उसका एक हाइड्रोजन निकल जाता है। HCl मॉलिक्यूल निकला तो ग्रुप क्या बन गया, पैरा एसीटो अमाइडो बेंजीन सल्फोनिल गुआनिडीन, यानी कि जो पैरा एसीटो अमाइडो बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप था वो एज इट इज रहा, बस उसमें से क्लोराइड निकल के क्या जुड़ गया, गुआनिडीन। इसी का जब हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट मिनरल एसिड तो होता क्या है, एसिटाइल ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। बेसिकली जो पैरा पोजीशन पर CH3CONH ग्रुप में एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट था CH3CO वो निकल जाता है और ये क्या बन जाता है, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो अब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया उसी को हम क्या बोलते हैं, सल्फा गुआनिडीन। सो इस मेथड को यूज करके आप एनिलीन के थ्रू सल्फा गुआनिडीन प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सल्फा गुआनिडीन। यहाँ पे फिर से आपको नोट लिखने के लिए पूछा गया और ये क्वेश्चन काफ़ी बार बच्चों पूछा गया आपके एग्जाम में। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स वाला क्वेश्चन है वो भी काफ़ी बार पूछा गया है, सल्फा गुआनिडीन वाला भी काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर सल्फा गुआनिडीन की बात करें तो जैसे कि हमने इसकी एक प्रिपरेशन तो देख ही ली, उसी की तरह सबसे पहले आप क्या बताओगे कि सल्फा गुआनिडीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दोगे, क्या ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, वो बता दोगे, फिर बताओगे इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। प्रिपरेशन, फर्स्ट प्रिपरेशन मैंने अभी अभी आपको बताई दी जिसमें हम एनिलीन से प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले हमने एनिलीन से एसीटेनलाइड बनाया, फिर उस एसीटेनलाइड का हमने रिएक्शन कराया क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ, देन हमें मिला पैरा असीटो अमाइडो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। उसका रिएक्शन जब हमने गुआनिडीन के साथ कराया तो हमें क्या मिला, पैरा असीटो अमाइडो बेंजीन सल्फोनिल गुआनिडीन। इसी का जब हमने वापस एसिड हाइड्रोलाइसिस करा तो एसिटाइल ग्रुप निकल गया और क्या मिला हमें फाइनल प्रोडक्ट, सल्फा गुआनिडीन। इसी सल्फा गुआनिडीन को प्रिपेयर करने का एक और मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सेम एसीटेनलाइड ही लेते हैं, यानी कि CH3COHN C6H5 ग्रुप, इसको हम वैसे ही प्रिपेयर करेंगे जैसे अभी किया था, ठीक है, एनिलीन का और उसका एसीटेनलाइड एनहाइड्राइड का रिएक्शन करा के, तो एसीटेनलाइड का जब हम फर्दर क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, पैरा एसीटो अमाइडो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। बस यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम अलग कर रहे हैं, ऊपर वाले स्टेप में हमने सीधा गुआनिडीन ऐड किया था, यहाँ पे हम गुआनिडीन ऐड नहीं करेंगे, पहले इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे। तो जब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो SO2Cl ग्रुप में क्लोरीन था वो निकल जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, NH2। इसी को हम बोलेंगे पैरा असीटो अमाइडो बेंजीन सल्फोनामाइड। अब इसका जब हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे डाइसयानो डाइएमीन सॉल्ट के साथ तो ये रिएक्ट करके हमें एक कॉम्प्लेक्स देगा, जिसका फर्दर जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो उसमें से भी एसिटाइल ग्रुप निकल जाएगा और हमें सल्फा गुआनिडीन फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो आप इसमें सल्फा गुआनिडीन का स्ट्रक्चर, ठीक है जी, उसकी रिएक्शंस बता सकते हो और बाकी इसके यूजेस ज़्यादा मेंशन नहीं है। इसके यूजेस में मेन यूज का यही बताया हुआ है, क्योंकि अगर हम इसको एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी में तो भी हमारे जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, उसमें ये थोड़ा ही एब्जॉर्ब होता है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता। तो एक पर्टिकुलर डिजीज़ होती है बैसिलरी डाइसेंट्री, उसके ट्रीटमेंट में हम सल्फा गुआनिडीन सॉल्ट्स को ज़रूर यूज़ करते हैं। सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बच्चों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये रिपीटेडली काफ़ी बार पूछा हुआ है। ऑल्दो बहुत सिंपल है क्योंकि आपको सल्फोनेशन का मैकेनिज्म तो आप बहुत इजीली बता ही सकते हो, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताओगे सल्फोनेशन होता क्या है। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिसमें हम एक कंपाउंड पे जो भी हमारा मॉलिक्यूल होगा उसमें SO3 ग्रुप को एज इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस करेंगे और उसका सल्फोनेशन कराएंगे। यहाँ पे जो हमारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होगा दैट विल बी सल्फर ट्राइऑक्साइड, दैट इज SO3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सल्फोनेशन के लिए हम ओलियम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है,
अलग अलग एजेंट्स होते हैं जो हम सल्फोनेशन के लिए यूज़ करते हैं। या तो हम डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, या इसी को हम ओलियम की फॉर्म में, यानी कि 10% जो हमारा सॉल्यूशन है जिसमें SO3 प्रेजेंट होता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं सल्फोनेशन के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा आप अलग अलग टेम्परेचर्स पे H2SO4 को यूज़ कर सकते हो, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे, तो उससे अलग अलग वे में सल्फोनेशन हो सकता है। अब ये तो हो गया हमारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होगा, हम क्या क्या एजेंट यूज़ कर सकते हैं। होता क्या है, उसके लिए हम सबसे पहले SO3 के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखेंगे। जो उसके SO3 के रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसमें सल्फर पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज डीलोकलाइज होता रहता है। मैकेनिज्म अगर इसका स्टार्ट करें तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ऑब्वियसली क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो जो हमारा H2SO4 है, जब वो डिसोसिएट होता है आयंस में, तो SO3 प्लस H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस बनता है। ये SO3 ही अटैकिंग स्पीशीज होता है। जो बेंजीन रिंग है ये उस पर अटैक करेगा और बेंजीन रिंग पर प्लस चार्ज जनरेट करेगा, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। यही प्लस चार्ज पूरी रिंग पे डीलोकलाइज होगा, तो उसका आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख ही सकते हैं किस तरह से डीलोकलाइज होगा। अब ये डीलोकलाइज्ड है पूरी रिंग पे, ठीक है। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है HSO4 माइनस, वो आता है रिएक्शन मीडियम में, और वो जो हमारा कार्बन है जिस पर SO3 माइनस जुड़ा है, उसके साथ जो प्रोटॉन जुड़ा है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो प्रोटॉन H प्लस की फॉर्म में निकल जाता है और H2SO4 बन जाता है, और प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन साइड वाले बॉन्ड में दे जाता है, जिसकी वजह से जो बेंजीन का डीलोकलाइजेशन खत्म हो गया था, प्लस चार्ज आया था, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और बेंजीन वापस इसमें डीलोकलाइजेशन शुरू हो जाता है। अब बस सिंपली जब ये SO3 माइनस ग्रुप लग गया ऊपर, इसी का जब हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोनियम आयन के साथ, तो ये उससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना लेगा, बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से सल्फोनेशन का मैकेनिज्म होता है। तो इसको आप स्टेप वाइज लिखोगे। सबसे पहले यही बताओगे सल्फोनेशन होता क्या है, कैसे कराते हैं, क्या एजेंट्स यूज करते हैं, एंड देन इस मैकेनिज्म को आप स्टेप वाइज डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्ट द फॉलोइंग। इसमें आपको 2 कन्वर्जन्स बच्चों पूछी गई थी, थायोईथर टू एल्काइल अल्कोहल एंड नेक्स्ट पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड टू टोलुइन। बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस है। फर्स्ट वाली देखो, थायोईथर ग्रुप हमने लिया RSR, उसको एल्काइल अल्कोहल में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो बेस्ट मेथड होता है इसको वाटर के साथ रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो होगा क्या, जो RSR ग्रुप है, ठीक है, उसमें H2 जब एक्ट करेगा तो H2S बन जाएगा और साथ में ROH का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड कन्वर्जन देखो, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड टू टोलुइन। तो इसमें हमारा बेंजीन के ऊपर जब पैरा पोजिशंस पर CH3 और SO3H लगे होंगे उसको हम पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड बोलेंगे। इसी का अगर आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दो एट 425 केल्विन, तो क्या होता है, SO3H ग्रुप रिमूव हो जाता है, ठीक है, H प्लस उसके साथ H2SO4 की फॉर्म में निकल जाता है और यहाँ पे टोलुइन का फॉर्मेशन हो जाता है सिंपली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कन्वर्ट द फॉलोइंग। बच्चों इसमें भी आपको 2 कन्वर्जन पूछी हुई थी, फर्स्ट इथेन थायोल टू डाइथाइल सल्फाइड एंड सेकंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू फिनॉल। इनको देख लेते हैं कैसे करेंगे। अगर हम फर्स्ट कन्वर्जन की बात करें, उसमें हम सबसे पहले इथेन थायोल ले रहे हैं C2H5SH। उसका जब हम रिएक्शन किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एग्जांपल H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करते हैं तो हमें डाइथाइल डाइसल्फाइड मिल जाता है, जो कि अभी हमने प्रिपरेशन में देखा भी था। C2H5SS C2H5 प्लस H2O। सो ये ऑक्सीडेशन हो गया थायोल्स का। सेकेंड कन्वर्जन देखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू फिनॉल। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल रिएक्शन है। सबसे पहले हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेंगे, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो क्या होगा, ये इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, यानी कि SO3Na ग्रुप बन जाएगा। इसी का जब हम रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ एट 573 केल्विन, तो यहाँ पे हमारे बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। एंड बेंजीन से फिनॉल प्रिपेयर करना तो बहुत ईजी है, उसका हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल। Now last question of this topic, explain why thiols are more acidic than alcohols. So इसमें तो आपको सिर्फ explain ही करना है कि ज़्यादा acidic कौन है और क्यों। तो thiols उसने बता ही दिया ज़्यादा acidic है, अब thiols क्यों ज़्यादा acidic है, alcohols क्यों नहीं, उसको explain करना है। तो बच्चों अगर हम thiols और alcohols की बात करें कि ROH और RSH की बात करें, तो अगर लिटरली देखा जाए तो ROH में ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू जो थायोल में सल्फर है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो होना तो ये चाहिए था कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता और हाइड्रोजन को इजीली रिलीज करके ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करता, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। थायोल ज़्यादा एसिडिक है,
उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेट बेस फॉर्म्ड, यानी कि RSH। जब RSH में से हाइड्रोजन निकल जाता है तो RS माइनस बनता है, और ROH में से जब हाइड्रोजन निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन तो RO माइनस बनता है। अब इन्हीं RS माइनस और RO माइनस कॉन्जुगेट बेस का हम कंपैरिजन करें तो सल्फर और ऑक्सीजन में देखा जाए तो सल्फर का साइज ज़्यादा बड़ा होता है। उसी बड़े सल्फर पर जो नेगेटिव चार्ज है बहुत इजीली डीलोकलाइज हो पाएगा, जो सल्फर है इजीली नेगेटिव चार्ज को एकोमोडेट कर पाता है। उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन इतने अच्छे से नहीं कर पाता। यही रीज़न है कि जो RS माइनस है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ऑब्वियसली जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होता है वही ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इस स्टेबिलिटी वाले पॉइंट के बेसिस पे आप बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो कि थायोल्स ज़्यादा एसिडिक नेचर क्यों शो करते हैं। इसके अलावा आप इनकी बॉन्ड एनर्जी के डेटा वगैरह पे शो कर सकते हो, बट उसको लर्न करने से बेटर है कि आप इसको पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन अप कर दो। ठीक है जी। इसी के साथ बच्चों आपके जो भी ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स के क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए हैं। आप समझ ही गए होंगे वीडियो थोड़ा शॉर्ट इसीलिए है क्योंकि जो सेक्शन बी है उसके 2 पार्ट्स हमने कवर अप किया है, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स। इसी के साथ आपका फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट होता है। इनको अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ के जानी है। एक बार सारी वीडियोस वॉच करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद बुक में से रीडिंग कर लो, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एंड अगर किसी भी चीज़ में, कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी टॉपिक में अगर डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।